चैप्टर 1131। आखिरकार लोकी और लूफी का आमना सामना होता है और यहाँ पर लोकी अकेला नहीं है, उसके पास भी उसके लोग हैं, पर उसे फ्री होने के लिए अपनी किस्मत की चाबी चाहिए जो वो लोग उसके लिए नहीं ला सकते। ऐसे ही इस चैप्टर में लोकी के बारे में काफी सारी चीजें रिवील होती हैं, उसका पास्ट, बाउंटी एंड मैनी मोर। तो चलिए जानते हैं ब्रेक के बाद चैप्टर क्या यूनिक लेकर आया है और हम इस वीडियो में इस चैप्टर की इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। तो चैप्टर 1131 जिसका टाइटल है लोकी इन द अंडरवर्ल्ड। पर उससे पहले हम कवर पे स्टोरी को जानते हैं कि वो कहां तक पहुंचे। चैप्टर 1130 में यामाटो ओटामा के साथ नींद ले रही थी और उसी टाइम पर एक मिस्टीरियस शैडो आती है और चुपके से यामाटो की पकड़ लेती है स्वॉर्ड। ये मिस्टीरियस पर्सन यासुई की स्वॉर्ड को चुराने आया था, जिसको नहीं पता यामाटो को किनेमोन ने यासुई की स्वॉर्ड दी थी ताकि वो उसे एन्मा की श्राइन में जाकर रख दे। और अब वो मिस्टीरियस बंदा स्वॉर्ड को लेकर भाग रहा है और यामाटो कमाचियो के ऊपर उसके पीछे है और उसमें उसके साथ तामा और स्पीड भी हैं। अब आते हैं चैप्टर पर। लूफी एल्बाफ पहुंचकर बहुत ज्यादा खुश है और अपनी एक्साइटमेंट वो कंटिन्यूअसली एल्बाफ के बारे में ही बात कर रहा है कि कितने टाइम बाद आखिरकार वो एल्बाफ पहुंच चुका और ये आइलैंड कितना ज्यादा बड़ा है। यहाँ पर हर चीज काफी बड़ी है। लोकी लूफी से बात करने का ट्राई कर रहा है बट वो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। वो बार बार बोल रहा है, लूफी उसे कंप्लीटली इग्नोर कर रहा है। वो बढ़िया लोकी के ऊपर बैठा हुआ है और एल्बाफ को एंजॉय कर रहा है। फिर लोकी चिल्लाता है, साइलेंस, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। लोकी की पावरफुल स्क्रीम से उस एरिया के वुल्फ के डायपर तक गीले हो जाते हैं और यहाँ पर हमें लोकी की बाउंटी रिवील की जाती है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने लोकी के ऊपर 2.6 बिलियन की स्पेशल बाउंटी लगाई है और इस नंबर के पीछे भी एक रेफरेंस छुपा है। इन जापानीज 2 को हम जी रीड करते हैं और 6 को रो यानी 0, जिसका मतलब होता है नेक्स्ट सन या फिर सेकंड चाइल्ड, यानी लोकी सेकंड चाइल्ड है और हजरुद्दीन हेराल्ड का पहला बेटा है, जो हम चैप्टर 866 में देख सकते हैं जहां पर हजरुद्दीन स्ट्रॉन्ग होने के लिए ट्रेन कर रहा था। तभी वहां पर एक जाइंट बताता है कि कासल में प्रिंस लोकी का जन्म हुआ है जिसके लिए वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। चैप्टर में आगे लोकी कहता है कि मैं सन गॉड हूं जो जनरेशन से इस कंट्री में पास डाउन होता आया है, यानी वो अपने फ्रूट की तरफ इशारा कर रहा है। पर क्या सच में लोकी के पास कोई सन गॉड डल फ्रूट है जो रॉयल फैमिली में जनरेशन से आगे बढ़ रहा था, या फिर उसके पास जो डल फ्रूट है वो उसे कोई और समझ रहा है, यानी वो अपनी ही भूल में है। आगे वो लूफी से कहता है कि ए ह्यूमन, मेरी परमिशन के बिना बोलना भी मत, और अब तुम बताओ कि मेरी कंडीशन को देखकर तुम्हें क्या लगता है। लूफी कहता है कि मुझे क्या लगता है, ऑब्वियस सी बात है, तुम कैप्चर्ड हो, तुम्हें रगड़ कर यहाँ पर बैठा दिया गया है। लोकी कहता है बहुत बढ़िया, पर कोई भी ऐसे बंधा रहना नहीं चाहता, मैं भी सभी लोगों की तरह आजाद होना चाहता हूँ। लोकी बताता है कि वो इस तरह से पिछले 6 साल से है। वो एल्बाफ में सबसे पावरफुल पर्सन है बट खुद से फ्री नहीं हो सकता है। उसी ट्रेजर ट्री एडम से बांधा हुआ है, वो भी सी प्रिज्म स्टोन से बनी चेन से, पर अब उसे फ्री होना है किसी भी कीमत पर। लोकी लूफी के सामने एक डील रखता है कि अगर वो ऊपर विलेज में जाकर की लेकर आता है और उसे फ्री कर देगा तो वो बदले में लूफी के लिए किसी भी पायरेट क्रू को खत्म कर देगा, लिटरली खत्म कर देगा। बट लोकी गलत आदमी के सामने डील रख रहा है। अगर वो किड के सामने डील रखता तो वो पक्का उसे फ्री कर देता और बदले में रेड एयर पायरेट्स का नाम भी लेता। आगे लोकी बताता कि इस बर्फीली जगह को अंडरवर्ल्ड कहते हैं। ये जगह प्रिजन और एग्जीक्यूशन ग्राउंड है जाइंट्स के लिए। कोई भी जाइंट जो क्राइम करता उसे इसी जगह पर लाकर सजा दी जाती है। कोई भी इस फॉरेस्ट में आने की गलती नहीं करता इन बीस्ट की वजह से। और नॉर्स माइथोलॉजी में निफिलहायम को ही अंडरवर्ल्ड कहते हैं, द लैंड ऑफ डेड, जहां पर हर तरफ बर्फ है। लोकी बोलता है कि लूफी, मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, बट इन बीच से बचकर रहना। ये लोग इन माउंटेन्स के राजा हैं और मेरे बचपन के साथी भी। आगे फॉरेस्ट से 5 बीस्ट निकल कर आते हैं और लूफी के सामने खड़े हो जाते हैं। इन 5 में एक वुल्फ, स्नेक, गोरिल्ला, पोलर बियर और मेमथ है। इसी के साथ कुछ ह्यूमंस भी हैं जो लोकी के ही सबऑर्डिनेट हैं। उन सभी ने गैस मास्क पहने हुए और एनिमल्स की स्किन की हेल्प से वो बीस्ट से बच रहे हैं। लूफी अपना आराम से उन बीस्ट को देखता है और कहता है कि नॉस्टैल्जिया हिट हो गया, यानी लूफी उस टाइम की बात कर रहा है जब वो रुसकेना आइलैंड पर ट्रेन कर रहा था। लोकी कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ये लोग बस यहाँ पर रैम वॉक करने के लिए नहीं आए हैं और ना ही ये तुम्हारे दोस्त है। ये सारे बीस्ट आगे बढ़ते हैं। गोरिल्ला या फिर येती जो भी क्रिएचर है वो एक पेड़ को उखाड़ कर उसे क्रश कर देता है और स्नेक और मेमथ भी अटैक करते हैं। तभी अचानक से लूफी सभी बीस्ट को अपनी हाकी से चमका देता है, यानी वो सभी उसके कंट्रोल में आ चुके हैं, जिसे देखकर लोकी और उसके सबऑर्डिनेट अचानक से चौंक जाते हैं।
लूफी उछलकर गोरिल्ला के ऊपर आ जाता और सभी बीस्ट लूफी को काफी फ्रेंडली वे में देखते हैं। इसे देखकर बाकी ह्यूमंस कहते हैं कि आई होप ये हमें सैंक्स की तरह बेहोश ना कर दे जब वो यहाँ पर आया था। सैंक्स का नाम सुनने के बाद लूफी के कान खड़े हो जाते हैं और वो कहता है कि तुमने सैंक्स का नाम लिया। लोकी इस बात को नोटिस करता है कि लूफी के पास सैंक्स के लिए एक इमोशनल साइड है और वो उसे टीज करने का डिसाइड करता है और कहता है कि हाँ वो यहाँ पर आया था, वो चिकन पायरेट। सैंक्स के बारे में गलत बोलना, यह सुनता ही लूफी गुस्से में गियर फोर्स लोकी के ऊपर अटैक करता है। लोकी अपने सर को मूव करके अटैक को डॉज करता है और यह सब देखकर बाकी लोग शॉक हो जाते हैं, पर लोकी टीज करते हुए कहता है कि अरे अरे भाई मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन लूफी सीरियस लुक के साथ कहता है कि वापस से ऐसा मजाक भी मत करना। लोकी अपने आप से कहता है कि एक बार यहाँ से फ्री हो जाऊं फिर मैं इसे ही खत्म कर दूंगा। लूफी लोकी से पूछता है कि सैंक्स यहाँ पर क्यों आया था और क्या वो अभी भी एल्बाफ में है। लोकी सीधे कहता है कि मैं फ्री पे कुछ नहीं बताऊंगा, यहाँ पर चलेगा बार्टर सिस्टम, एक हाथ दे और एक हाथ ले। तो लोकी के अकॉर्डिंग वो 6 साल पहले कैप्चर्ड हुआ था और अगर हम ध्यान दें तो लूफी की करंट एज है 19, यानी जब वो 13 साल का था तब लोकी कैप्चर हुआ होगा और जब वो सैंक्स से मिलता है तब उसकी एज थी 7 साल और उसके 6 साल बाद सैंक्स को योंको का टाइटल मिलता है, यानी जब लूफी 13 साल का था तब सैंक्स योंको बना और तभी लोकी कैप्चर हुआ। यानी इसका मतलब क्या है, सैंक्स का योंको बनने वाला इंसिडेंट कोई और नहीं लोकी का कैप्चर होना ही था, जहां पर सैंक्स का मेजर रोल था। इसीलिए लोकी सैंक्स को इतना डेस्परेटली मारना चाहता है और इसीलिए सैंक्स को वो लिटिल जायंट इतना ज्यादा एडोर करता है और बाकी लोगों के लिए सैंक्स एक नेशनल हीरो है, क्योंकि सैंक्स एल्बाफ को वॉर जोन बनने नहीं देना चाहता और लोकी का यही ख्वाहिश है। यानी दोनों की आइडियोलॉजीज एक दूसरे से जस्ट अपोजिट है। इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि कौन सही है कौन गलत है, स्टिल सैंक्स एक मिस्टीरियस पर्सन है, उसके काफी सारे राज अभी छुपे हुए हैं और कोई भी आदमी 100% राइट नहीं होता है। डार्क साइड तो सैंक्स की भी होगी। इसी के साथ उन लोगों के लिए गुड न्यूज है जिन्हें लगता है कि लोकी के पास फेनरिन का डेविल फ्रूट है, क्योंकि नॉर्स माइथोलॉजी में फेनरिन के बाइंडिंग में टायर नाम के एक बंदे ने हेल्प की थी, जिस तरह से सैंक्स ने लोकी को कैद करने में हेल्प करी और सैंक्स को चिकन कहना भी यहाँ पर मतलब बनाता है। उसके लिए एक छोटी सी कहानी को जानते हैं तो फेनरिन को कैद करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था, वो काफी ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए गॉड्स ड्वार्फ के पास जाते हैं कि ताकि वो एक स्ट्रॉन्गर चेन बनाए जिसे फेनरिन तोड़ ना पाए, क्योंकि इससे पहले फेनरिन 2 चेन्स तोड़ चुका था। इसीलिए ड्वार्फ ने एक मैजिकल फेटर को बनाया क्लैनिर, जिसमें से एक इंग्रेडिएंट था स्पिटल ऑफ द बर्ड, मतलब जो चिकन को रिप्रेजेंट करता है। फेनरिन को लगा था कि वो इस चेन को भी तोड़ देगा, बट वो ऐसा नहीं कर पाता है। जिस तरह से लोकी को फर्स्ट टाइम पे लगा होगा कि अरे चेन सी तो है मैं इसे तोड़ दूंगा, बट वो सी प्रिज्म स्टोन से बनी हुई चेन्स थी जो उसकी सारी पावर को नलीफाई कर रहे थे। जिस तरह से फेनरिन को कैद करने के लिए टायर को आगे आने पड़ा था, क्योंकि फेनरिन वापस से चेन में आने से मना कर देता है, बट टायर अपने हाथ को उसके मुंह में रखकर कहता है कि अगर वो इस चेन को नहीं तोड़ पाया तो वो उसे आजाद कर देगा, वो उसे प्रॉमिस करता है। बट ऐसा होता नहीं है, टायर उसे धोखा देता है। उसे कैप्चर करने के बाद वो फेनरिन का अंगूठा दिखा देता है और रिवेंज में फेनरिन टायर का हाथ ही उखाड़ देता है और सैंक्स का तो पहले से ही हाथ गायब है, बोनस पॉइंट है उसके लिए। सैंक्स ने लोकी को ट्रिक करा, इसीलिए वो उसे कावर्ड कह रहा है, यानी अब यहाँ पर चीजें सेंस बनाती हैं। और इसी के साथ मेरी प्रीवियस वीडियो की बातें भी अब प्रूव हो रही, जिनमें मैंने कहा था कि रोड का डायोरामा एल्बाफ का मिनिएचर वर्जन है और वो बस लोकी की तरह बनना चाहता है। रोड द सन गॉड का लोकी दी सन गॉड हो गया, यगड्रेसिल ट्री का ट्रेजर ट्री एडम, लीगो कासल का रियल कासल, रोड के पास एनिमल सर्वेंट है और लोकी के पास भी उसके बीस्ट हैं। इस आर्क का स्केल समझने के बाद मैं अब बेट लगा सकता हूं कि हमें एल्बाफ में रॉयल नाइट्स की एंट्री देखने को मिलेगी और गोल्डन लायन सी की भी एक डिफरेंट गोल के साथ वापस स्टोरी में आएगा। अब वापस चैप्टर पे आते हैं, आगे ब्रिज पर, जहां पर उसाप देखता है कि रोड उनके पीछे भागता हुआ आ रहा है और इस टाइम पर गॉड और गोल्डबर्ग भी रोड के पीछे भाग रहे हैं, जहां पर गोल्डबर्ग ने सनी को उठाया हुआ है। चारों स्ट्रॉयड आगे एल्बाफ विलेज की तरफ भाग रहे हैं। नामी चॉपर के ऊपर बैठी हुई है, आगे सांजे, उसके पीछे उसाप और फिर है जोरो। नामी कहते हैं अगर उन्होंने हमें वापस से पकड़ लिया तो यहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाएगा। आगे हम वापस से अंडरवर्ल्ड को देखते हैं, बट इस बार लोकी को नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड की दूसरी जगह पर, जहां पर हजरुद्दीन और स्टेंसन है, वो एक ह्यूज मूस को मार गिराते हैं। हजरुद्दीन हंसते हुए कहता है कि हमें मूस मिल गया, ये क्रिएचर ऊपर फॉरेस्ट में नहीं मिलता और इसका मीट काफी लाजवाब होता है। मैं ऑलरेडी स्ट्रेट के फेस पर स्माइल को देख सकता हूँ इसे खाने के बाद,
पर यहाँ पर अजरुद्दीन वापस से ड्रेस रोजा के बारे में सोचता है कि वहां पर क्या हुआ था, किस तरह से स्ट्रेट ने उनकी जान बचाई थी। इसके बाद ये दोनों अपने साथ उस मूस को ले जाने लगते हैं और यहाँ पर हमें न्यू जायंट वॉरियर पायरेट के ओरिजिनल मेंबर भी दिखते हैं। अजरुद्दीन एज अ कैप्टन, रोड एज अ नेविगेटर, गार्ड शिप डॉक्टर और गोल्डवर्क शिप का कुक है। इसके आगे हम वापस से एल्बाफ की शिप को देखते हैं जो एल्बाफ सी में पहुंच चुकी है और शिप एक बड़े से सी क्रीचर की साइड से होकर जा रही है और यहाँ पर ब्रुक मेरी प्यारी रॉबिन के बाल काट रहा है। शाबाश ब्रुक। वो रॉबिन से कहता है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं किसी लेडीज के बाल काट रहा हूँ, वो भी ऊपर के। मेरी हार्ट बीट काफी तेज हो गई है। वो बात अलग है कि मेरे पास हार्ट ही नहीं है। एक और स्कल जोक। इसे सुनकर लिलिथ भी काफी हंसती है कि तुम्हारे पास हार्ट नहीं है। ये चीज काफी अनसाइंटिफिक है। सभी रॉबिन के हेयर स्टाइल की काफी तारीफ कर रहे हैं और फ्रैंकी कहता है कि तुम्हें इस हेयर स्टाइल में देखकर पुरानी यादें ताजा हो गई हैं। रॉबिन यहाँ पर वापस से अपने बचपन वाले हेयर स्टाइल में आ चुके हैं ताकि सॉल उसे इजीली पहचान सके। इस हेयर स्टाइल में लग रहा है कि रॉबिन की एज काफी कम हो गई है, वो काफी यंग दिख रही है। ऐसे ही जायंट की शिप एल्बाफ पहुंच जाती है और रॉबिन सॉल से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है, बाकी लोग भी। पर एल्बाफ में हम एक बंदे को देखते हैं जो जोर जोर से चिल्ला रहा है कि हेल्प हेल्प। सॉल सेंसे गिर गए हैं और वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहे। इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है, यानी रॉबिन का एल्बाफ में आना हुआ और सोल का अपनी जिंदगी को छोड़कर ऊपर जाना हुआ। वैसे तो ऐसा ना हो, मैं यही चाहता हूँ। तो अब फाइनली स्ट्राइड वापस एल्बाफ पहुंच चुके हैं। सांजी, जोरो, उसाप, नामी और चॉपर भी विलेज की तरफ बढ़ रहे हैं। अब वो विलेज पहुंच पाते हैं कि नहीं, ये तो नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा। और क्या लूफी लोकी की किस्मत की चाबी लेकर आएगा या फिर ये काम कोई और करेगा? तुम्हें क्या लगता है कमेंट्स में बताना। सेब मौसम्बी बाए बाए, दारू पी लो दाए दाए, काजू किशमिश बाए बाए, गाजा फूको धाए दाए, दाल रोटी बाए बाए, नाली में गिर जाओ धाए।